बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बीवी बहुत अमीर खानदान की थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो मगरिब होते ही हाथों पर शॉपर चढ़ाकर गली में कचरा चुनने लग जाती। मुझे मेरी बीवी की आदत जहर लगती थी, और जब वो वापस आती तो मुझे उससे इतनी बदबू आती कि मैं दूसरे कमरे में सोने चला जाता। मैं अपनी बीवी को तलाक भी नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके नाम तो कई एकड़ जमीन थी। भला मैं सोने की चिड़िया को कैसे छोड़ सकता था। एक रात मेरी तबीयत खराब हो गई, और जो ही दवाई लेने बीवी के कमरे में आया तो जान निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरी बीवी स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। आसपास मेहमानों का तांता बंधा हुआ था। जब वो अचानक बोली, अरसल, जल्दी से रुखसती करवा ले, अब मुझसे मजीद बैठा नहीं जाता। मैं मुस्कुराकर बोला, जो हुक्म। दरअसल मैं अपनी बीवी की इस नजाकत पर महजूज हुआ था। अमीर लोगों के भी अलग ही चौंचले होते हैं। मैंने रुखसती का शोर डाल दिया था। आधे घंटे में ही हम बारात लेकर निकल पड़े थे। अभी शाम ही थी। मेरा कमरा बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ था। दुल्हन को कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया तो मैं भी सरदर्द का बहाना बनाकर अपने दोस्तों के झमकटे से निकलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। मैं अपनी बीवी से ढेरों बातें करना चाहता था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर बड़ा परेशान कुन था। मेरी बीवी उरूसी लिबास बदलकर घर के लिबास में मलबूस थी। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ था। मैं बोला, ज़ैनब, मैंने तो अभी तुम्हें जी भरकर देखा भी नहीं था। सब कह रहे थे कि ज़ैनब चांद का टुकड़ा लग रही है। मैंने सोचा था कि अपने कमरे में बैठकर जी भरकर तुम्हें देखूंगा, मगर तुम तो लिबास तब्दील किए खड़ी हो। तुम्हारे इस रवैये ने मुझे बहुत मायूस किया है। मुझे लगा था कि ज़ैनब अब मुझे अपनी कोई मजबूरी बताएगी, कहेगी कि मैं थक गई थी या फिर भारी भरकम लिबास चुभ रहा था। मगर उसने मेरी बात का जवाब तक न दिया और बड़े मसरूफ से अंदाज में अपना सामान देखने लगी थी। फिर एक पर्स उठाकर उसमें से शॉपर के दस्ताने निकालकर पहन लिए और मुस्कुराने लगी। मैं ये सारी कार्रवाई बड़ी हैरत से देख रहा था। फिर ज़ैनब मेरे पास आकर बोली, अरसल, जब मेरी बारात घर वापस आ रही थी तो मैंने गली में बहुत ज्यादा कचरा देखा था। मुझे गंदगी से शदीद नफरत है। कूड़ा देख लूं तो घिन आने लगती है। आप एक काम करें, मुझे घर वालों से छुपाकर गली में निकाल दें। मैं कूड़ा चुन लूंगी, गली साफ हो जाएगी तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। मैंने बड़ी हैरत से ज़ैनब की जानिब देखा था और फिर हंस दिया और बोला, समझ गया, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मगर ज़ैनब, तुम्हें किसी ने यह नहीं बताया कि शादी के पहले चंद दिन एक दूसरे को समझने के लिए होते हैं। उन दिनों मजाक नहीं किए जाते। ज़ैनब का एकदम ही मुंह बन गया था। वो बोली, अरसल, आपको क्या लगता है कि मैं ये दस्ताने पहनकर इसलिए खड़ी हूं क्योंकि मुझे मजाक सूझ रहा है? ऐसा हरगिज नहीं है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। मुझे बाहर गली में जाकर कूड़ा चुनना है। अगर आप मुझे नहीं लेकर गए तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। फिर सब मेहमान मुझसे सवाल पूछेंगे तो कह दूंगी कि अरसल से जाकर पूछ लो कि मैं गली से कूड़ा क्यों चुन रही हूं। मुझे ज़ैनब का रवैया और तेवर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। मुझे मेरे वालिदैन ने पहले ही वार्न कर दिया था कि अगर तुम अमीर लड़की से शादी करोगे तो तुम्हें सारी जिंदगी दबकर ही रहना पड़ेगा। तब तो मुझे उनकी बात समझ ना आई थी, मगर अब जरूर जान गया था कि मेरी सारी जिंदगी ज़ैनब की अजीबो गरीब फरमाइशें पूरी करते हुए ही गुजरने वाली है। खैर, मैंने उसे कहा, ठीक है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैं देखना चाहता था कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। ये तो अच्छा हुआ कि किसी की नजर हम पर नहीं पड़ी थी। ज़ैनब एक बड़ा सा शॉपर भी अपने साथ ले गई थी और अब वो मेरे सामने गली से कूड़ा चुन रही थी। मैं तो दंग ही खड़ा रह गया था। उसने 1 घंटा लगाकर पूरी गली साफ कर दी थी। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट थी। वो मेरे पास आकर बोली, ये देखें, बस इतना सा काम था। मैं 2 कदम पीछे हट गया था क्योंकि मुझे उससे गंदी सी बदबू आ रही थी। मैं उसे कमरे में बिठाकर खुद वापस अपने दोस्तों के पास आ गया था, क्योंकि मेरा जहन अभी तक उलझा हुआ था
आखिर जैनब ने ये सब क्यों किया था? मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरे दोस्त हंसी मजाक करते रहे, मगर मेरा दिल किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। मैं काफी देर से घर लौटा था। मुझे उम्मीद थी कि जैनब नहा धोकर साफ सुथरा लिबास पहनकर बैठी होगी, मगर जब कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा इस्तकबाल गंदी सी बदबू ने किया था। जैनब उसी लिबास में बेड पर लेटी हुई थी। मैं बोला, जैनब, तुम कम से कम ये लिबास ही तब्दील कर लेती। तुम जानती हो ना कि कितने जरासीम होते हैं ऐसी जगहों पर। वो बोली, मैंने दस्ताने हाथ पर डाले हुए थे, मुझे जरासीम ने क्या कहना है। मैं चिढ़कर बोला, और ये बदबू, इसका क्या करूं मैं? वो बोली, अगर आपको इतना ही मसला है तो दूसरे कमरे में जाकर सो जाएं। मैं जैनब की बदतमीजी पर चिढ़ गया था और बोला, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं दरवाजा मारकर बाहर निकल गया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि शादी की पहली रात मैंने कमरे से निकलकर कितना गलत किया था, क्योंकि जैनब तो खुद ही। सुबह मैं ड्राइंग रूम से निकला तो मेरी नजर तितली की तरह यहां वहां उड़ती फिरती जैनब पर पड़ी थी। उसने खूबसूरत से लिबास पहन रखा था और वो सबके साथ घुल मिल सी गई थी। मेरे दिल को कुछ सुकून हुआ था, वरना कल के वाक़े के बाद मैं तो ये समझकर बैठा था कि जैनब अपने पैसे का घमंड दिखाती फिरेगी। वो कुछ लेने कमरे में गई तो मैं भी उसके पीछे ही चला गया था। मैं कमरे का दरवाजा खोलने ही लगा था तो जैनब की आवाज मेरी समातों से टकराई थी। वो न जाने किससे कह रही थी कि तुमने जैसा कहा, जैसा किया, मैं भी वैसे ही कर रही हूं। अब तो तुम मुझसे खफा नहीं हो ना? मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हारी याद को एक पल के लिए भी दिल से नहीं भुलाऊंगी। जैनब के अल्फाज सुनकर मेरे कदमों पर मनोबोझ आन गिरा था। शादी के दूसरे ही दिन मैं क्या सुन रहा था? मेरी बीवी किसी से अहदो पैमा कर रही थी। मैंने झट से दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गया था। जैनब मुझे देखकर इस कदर खौफजदा हो गई थी कि उसे कुछ न सूझा और मुझे धक्का देकर बाहर निकल गई थी। मैंने खुद से सवाल पूछा था, अरसल, क्या तुम जैनब को जानते भी हो या नहीं? मैं 24 साल का खूबरू लड़का हूं, तालीम से फारिग हो चुका हूं। दिन नौकरी की तलाश में गुजर जाता था तो रात फेसबुक पर लड़कियों के साथ गप्पे हाँकने में गुजर जाती थी। 4 माह कबल भी एक रात फेसबुक पर एक लड़की से बात करने में मसरूफ था जब मुझे जैनब नामी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। मैंने झट से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसकी प्रोफाइल खोलकर देखने लगा था। जैनब की तस्वीर देखकर तो मैं दंग ही रह गया था। वो बिलाशुबा एक हसीन लड़की थी, मगर मुझे ज्यादा मुतासिर उसकी इमारत ने किया था। मैंने तो इतने मुल्कों के नाम भी नहीं सुने होंगे जितने मुल्कों में वो घूम फिर आई थी। मैंने सोचा, इस लड़की को मैसेज करके देखता हूं, क्या पता मेरी दाल गल ही जाए और रातों रात अमीर होने वाला मेरा सपना पूरा हो जाए। मेरे मैसेज का झट से जवाब आया था। हम दोनों की हल्की फुल्की गुफ्तगू हुई और फिर वो ऑफलाइन हो गई थी। वो सारी रात मैंने मीठे मीठे सपने देखकर गुजारी थी। अगर ये लड़की मेरे साथ सेट हो जाती है तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जानी है। सुबह उठते ही मैंने उसे फिर से मैसेज कर दिया था और उसका जवाब भी आ गया और यूं हमारी गपशप बढ़ती रही। 2 माह में जैनब मेरी करविदा हो चुकी थी। अब मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा था, मगर डर भी लगता था कि कहीं इतनी जल्दी मचाने से मेरे हाथ खाली ही ना रह जाएं। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन मैं इस मामले को ज्यादा दिन तक लटकाना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने जैनब को मैसेज कर ही दिया था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जैनब का जवाब भी बड़ी जल्दी आ गया था। उसका जवाब था कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये मैसेज पढ़ रही हूं। तुमसे शादी तो मेरे लिए बात से फख्र होगी। हकीकत तो ये थी कि जैनब का जवाब पढ़कर मैं खुद दंग रह गया था। मैं उछलने लगा था। मेरी जिंदगी का सपना कैसे पूरा हो सकता था? मैंने घर वालों से बात की कि एक करोड़पति बाप की बेटी मेरे साथ शादी करने में इंटरेस्टेड है। अम्मी हंसकर बोली, तुझ कंगले से तो कोई भिकारन शादी ना करे, करोड़पति बाप की बेटी क्यों करने लगेगी? अब्बू बोले, अरसल, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे किसी दोस्त ने
तुम्हें तंग करने के लिए नकली आईडी बनाई हो। मैंने उनको यकीन दिला दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ सच कह रहा हूं। तो अब्बू बोले, बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है, तुम ही हमारी आस और उम्मीद हो। अमीर लड़की तुमसे शादी करके तुम्हें हमारे साथ रहने नहीं देगी, बल्कि अपने साथ ले जाएगी, और फिर वो तुम्हें भी तो चैन से नहीं रहने देगी। सारी जिंदगी तुम्हें नीचा दिखाएगी, बात पे बात पर तुम्हारी बेइज्जती करेगी। उस वक्त तो मैंने अपने वालिदैन की बात को नजरअंदाज कर दिया था। मैंने अपने दलाइल देकर उन्हें मुतमईन कर दिया था, लेकिन अब मुझे उनकी बातें ठीक ही लग रही थी। वो सच ही कह रहे थे। अब शादी के दूसरे ही दिन मैं पछता रहा था। मैं तो ज़ैनब को जानता तक न था, बस उसकी प्यारी सूरत देखी थी और ये देखा था कि वो मालदार लड़की है, और बस। अब मैं क्या करता? मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया था। शाम हुई तो अम्मी आकर बोली कि तुम ज़ैनब को पॉलर ले जाओ। मैंने सर हिला दिया। कमरे में आकर देखा तो ज़ैनब फिर से हाथ में दस्ताने डाले खड़ी थी। मुझे देखकर बोली, अरसल, मैं जरा गली साफ करने जा रही हूं। मैं एकदम ही गुस्से में आ गया था। मैं चीख कर बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? फेसबुक पर तो तुमने अलग ही दुनिया बसा रखी थी, और यहां आकर तुमने जमादारों वाली ड्यूटी संभाल रखी है। ज़ैनब एकदम ही सहम गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके इस तरह रोने से मैं घबरा गया था। किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे कि दुल्हन शादी के दूसरे रोज ही इस तरह क्यों रो रही है। आखिर मुझे ही अपना लहजा धीमा करना पड़ा था। मैं बोला, ज़ैनब, मुझे ये सब पसंद नहीं है कि मेरी बीवी सड़क से जाकर कूड़ा चुने। वो फिर भी रोती रही तो मैंने उससे वादा कर लिया कि वलीमे की तकरीब से वापस आकर तुम जितना चाहे मर्जी कूड़ा चुन लेना। ज़ैनब खुश होकर बोली, आप सच कह रहे हैं ना? मैंने सर हिला दिया था और दिल ही दिल में सोच लिया था कि आज ज़ैनब की वालिदा से बात करके ही रहूंगा। उनकी शख्सियत ही ऐसी थी कि मैं उनको देखकर मरूब हो जाता था। मेरे तो मुंह से कोई बात ही ना निकलती थी। लेकिन आज तो मैंने फैसला कर ही लिया था। वलीमे की रस्म से फारिग हुआ तो मैं स्टेज से उतरकर ज़ैनब की वालिदा के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, आंटी, आपसे एक बात करना चाहता हूं। आप ये मत समझिएगा कि शादी के दूसरे ही दिन मेरी बेटी की शिकायतें करने लगा है, लेकिन दरअसल बात यह है कि हमारे मोहल्ले में हमारी बड़ी इज्जत बनी हुई है। जब किसी को पता चलेगा कि अरसल की बीवी सड़क से कूड़ा चुनती है तो मेरी कितनी सुबकी होगी। आपसे गुजारिश है कि आप ज़ैनब को जरा समझा बुझा दें कि खानदानी लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। ज़ैनब की वालदा तो दंग ही रह गई थी। वो बोली, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। मेरी बेटी तुम्हें कूड़ा चुनने वाली लगती है क्या? मैंने बेयकीनी से आंटी की तरफ देखा और बोला, क्या आपको ज़ैनब की इस आदत के मुतालिक इल्म नहीं है? उन्होंने नफी में सर हिला दिया और कदरे गुस्से से मुझे देखकर आगे बढ़ गई थी। घर वापसी पर ज़ैनब ने वलीमे वाला लिबास तब्दील करके फिर से घर के कपड़े पहन लिए और बोली, मैं कूड़ा चुनने जा रही हूं। और मैं तो अपने फूटे नसीबों को रोने लगा था। न जाने किस्मत में और कितनी जलालत लिखी थी। ज़ैनब कूड़ा चुनकर आई तो उसके पूरे वजूद से बदबू उठ रही थी। मैंने अपना सिरहाना उठाया और दूसरे कमरे में चला गया। अब हर रोज ही ये सब होने लगा था। मैंने बहुत सारी जगहों पर सीवी जमा करवाई हुई थी और एक जगह से इंटरव्यू के लिए कॉल आ ही गई थी। सैलरी भी काफी दिलकश थी, इसीलिए मैंने जॉब शुरू कर दी थी। मुझे बड़ा अफसोस होता था कि मैंने लालच में आकर अपने साथ इतना बड़ा धोखा क्यों कर लिया। ज़ैनब की जायदाद से तो मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिली थी, टेंशन अलग से मिली हुई थी। अगर मैं अपने जैसों में ही शादी कर लेता तो बीवी कम से कम मुझे शादीशुदा जिंदगी का सुख तो देती, कुछ अपनी कहती, कुछ मेरी सुनती। अब तो हालत ये थी कि पूरे दिन में 3-4 जुमलों से ज्यादा हमारी बात ही नहीं होती थी। मेरे वालिदैन को भी इल्म हो चुका था कि उनका बेटा अलग कमरे में सोता है। वो जो पोता पोती का अरमान लिए दिल में बैठे थे, उनके जज्बात पर भी औस पड़ चुकी थी।
मैं अक्सर ये सोचकर परेशान हो जाता था कि न जाने जैनब उस दिन किससे गुफ्तगू कर रही थी, न जाने वो क्या चक्कर चला रही थी। शादी मुझसे कर ली और वादे किसी और से कर रही थी। अब तो जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। मैं भी उलझा उलझा सा रहता था। कई बार मेरे दिल में यह भी आया कि क्यों ना मैं जैनब को तलाक देकर फारिग कर दूं, मगर फिर यही सोचकर चुप हो जाता कि सोने की चिड़िया को हाथ से क्यों जाने दूं। क्या पता इस मसले का कोई हल निकल ही आए और मुझे यूं टके टके की नौकरियां न करनी पड़े। मैं घर आया तो सर में काफी दर्द था। सोचा जैनब से चाय बनाने का कहता हूं, मगर मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा इस्तकबाल बदबू ने किया था। मुझे इतना गुस्सा आया कि बिना कुछ कहे दूसरे कमरे में चला गया था। लेकिन मेरी हालत बिगड़ती ही जा रही थी, सर दर्द से फटा जाता था। तो मैंने सोचा कि कमरे से जाकर दवा ही ले आता हूं। वक्त देखा तो रात का 1 बज चुका था। मैं कमरे के पास पहुंचा तो मुझे अंदर से जैनब के रोने की आवाजें आ रही थी। कभी वो आराम आराम से रोती तो कभी चीखें मार मार कर रोने लगती। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि आखिर वो ये सब क्या कर रही है। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला तो जैनब के हाथ से मोबाइल छूट कर गिर पड़ा था। यानी वो ये सब किसी को कॉल पर सुना रही थी। मैंने आगे बढ़कर जैनब का मोबाइल उठाकर ऑफ करके अपनी जेब में डाल लिया था। अब मैं जैनब की जानिब बढ़ा तो वो थर थर कांपने लगी थी। मैं नरमी से बोला, जैनब, तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? दिल में जो भी बात है मुझसे कह लो। यकीन करो मैं उफ भी नहीं करूंगा और जिस कदर हो सका तुम्हारा साथ दूंगा। जैनब रोती जा रही थी। मैं बोला, जैनब, बताओ ये सब किसके कहने पर कर रही हो? तो वो रो रो कर बोली, अब्बू के कहने पर। जैनब के अल्फाज मुझ पर बम की तरह गिरे थे। मैं बोला, क्यों जैनब, तुम्हारे अब्बू तुम्हें ये सब करने को क्यों कहते हैं? तो वो रोते हुए बोली, हरसल, मैं 5 साल की थी जब मेरे वालिद इंतकाल कर गए थे। बाप की कमी मुझे बहुत रुलाती थी, मगर जिंदगी में सुकून फिर भी था। लेकिन सब लोग मेरी अम्मी को दूसरी शादी का मशवरा देते रहते थे। दरअसल मेरे अब्बू बड़ी जायदाद छोड़कर गए थे। वो सारी की सारी जायदाद मेरे ही नाम पर थी। मैं 8 साल की हुई तो हमारे घर एक मर्द आकर रहने लगा था। अम्मी बोली, जैनब, ये तुम्हारा बाप है। वो मेरा बाप कैसे हो सकता था? मेरे अब्बू को तो मरे हुए भी 3 साल हो गए थे। फिर ये मर्द तो मेरी अम्मी से भी बहुत छोटा था। पहले कुछ दिन तो ठीक ही गुजर गए थे। फिर अम्मी ऑफिस जाने लगी तो मैं और अब्बू ही घर पर होते थे। अब्बू मेरे पास आकर बैठ जाते और कहते कि जैनब, तुम्हारे नाम पर तुम्हारे बाप की सारी जायदाद है, मगर शक्ल से तो तुम भिखारन लगती हो। उठो, जाकर गली से कूड़ा चुनकर आओ। मैं तो हैरत ज़दा सी रह गई थी। मेरे अब्बू ने तो मुझे बहुत नाजो नखरे से पाला था, अब ये सब। मैं रोने लगी तो अब्बू बोले, जरा बुलंद आवाज में रोकर दिखाओ। फिर बोले, अब आवाज आहिस्ता करो। फिर ऊंची। वो मेरी परेशानी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। फिर उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और बोले, जाओ अभी कूड़ा चुन कर आओ। मैं अपने मोहल्ले में कूड़ा चुन रही थी, उन्हीं गलियों में जो मेरे ऐशो इशरत की गवाह थी। मैंने तो बड़े लाड से जिंदगी गुजारी थी। मैं रोती जा रही थी। मैंने घर आकर अब्बू से कहा कि मैं ये सब अम्मी को बताऊंगी। तो अब्बू बोले, अगर तुमने कुछ भी अपनी मां को बताया तो मैं तुम्हारी मां को अल्लाह के पास पहुंचा दूंगा। मैं बहुत डर गई थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने सिर्फ अपने अब्बू को ही नहीं खोया, बल्कि मेरी मां भी मुझसे छिन गई है। उसको सिर्फ अपने नए शौहर की परवाह थी, जबकि मैं तो पसे मंजर में चली गई थी। मेरी आंखों के गिर्द हल्के बन चुके थे, मगर अम्मी को वो नजर ही ना आते थे। मैं हर वक्त घर में घबराई घबराई सी रहती थी, लेकिन मेरी अम्मी को एहसास ही ना होता था। अम्मी की नाक के नीचे वो आदमी मुझसे कूड़ा चुनवाता रहा, मगर न जाने कैसी बेखबर मां थी मेरी कि उसे किसी बात का एहसास तक न था। एक दिन
मैंने अम्मी से कह दिया था कि अब्बू बहुत बुरे हैं। अम्मी ने वजह पूछे बिना ही मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। उस दिन के बाद से मैंने अपने लब सी लिए थे। मैं हर लम्हा रोती रहती थी। अम्मी और अब्बू किसी भी मुल्क जाते तो मुझे भी साथ लेकर जाते। वहां भी अब्बू मुझे तरह तरह से टॉर्चर करते थे। वो अक्सर कहते, ज़ैनब तुम्हारी शक्ल भिखारिनों जैसी है। कभी कहते तुम्हारे हाथ कचरा चुनने वालियों जैसे हैं। मैं ये सब सुनकर जवान होती गई। मुझमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रहा था। मैं अपने बाप के हाथों कठपुतली बन चुकी थी। मैंने अपना दिल लगाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अरसल तुमसे बात करने लगी तो अच्छा लगने लगा था। मैंने सोचा था कि तुमसे शादी हो जाएगी तो जिंदगी में चैन आ जाएगा। मगर अब्बू ने हुक्म सुना दिया कि तुम शौहर के घर जाकर भी कूड़ा ही चुना करोगी। फिर वो हर रात मुझे कॉल करके मुझे रोने को कहते हैं। कभी कहते हैं कि बुलंद आवाज में रो, तो कभी आहिस्ता। अगर उनकी बात मानने से इनकार कर दूं तो वो कहते हैं कि तेरी मां को नींद की गोलियां खिलाकर ऊपर भेज दूंगा। ज़ैनब की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसका मोबाइल ऑन किया और कहा कि अपने बाप को कॉल मिलाओ और कहना कि मोबाइल ऑफ हो गया था। उसने सर हिला दिया। पहले ही बेल पर ज़ैनब के सौतेले बाप ने फोन उठा लिया था। वो बोला, ज़ैनब तुम जानती हो ना, तुम्हारी मां की उम्र ज्यादा हो चुकी है। उसे मारना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम बस ऐसा करो कि अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पर लिख दो और अपने कंगले शौहर के साथ खुश रहो, जिसने तुम जैसी नफसियाती लड़की से शादी सिर्फ पैसे के लिए ही की है। वो हंस रहा था। फिर बोला, मां की जिंदगी प्यारी तो होगी ना। मैंने उन दोनों की सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने थाने में जाकर सबूत के साथ उस घटिया शख्स के खिलाफ पर्चा कटवा दिया था। पुलिस उसको पकड़ कर ले गई तो ज़ैनब की वालिदा तन फन करती हमारी घर आ गई थी। उसने ज़ैनब के मुंह पर थप्पड़ों की बौछार कर दी थी। वो बोली, तुम मेरे शौहर से जलती हो ना। मुझे तो बंटी ने पहले रोज ही बता दिया था कि तुम उसके साथ नौकरों जैसा सलूक करती थी, मगर फिर भी वो तुम्हारा बाप बना रहा। मैं हंसकर बोला, आंटी कमाल है, आपको बंटी की बात पर तो यकीन था, मगर अपनी सगी औलाद पर यकीन नहीं था। वो शुरू से ही ज़ैनब का दुश्मन बना हुआ था। उसकी नजर इसकी जायदाद पर थी, मगर ये सारे सितम सिर्फ आपकी जान की खातिर सहती रही है। मैंने वो रिकॉर्डिंग ज़ैनब की वालदा को सुना दी थी। वो तो सकते में ही आ गई थी। उन्होंने रो रो कर ज़ैनब से माफी मांगी थी, मगर ज़ैनब बोली, अम्मी जब मुझे आपकी जरूरत थी तब मुझे आप मुयस्सर नहीं थी। अब आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपको नहीं मिलूंगी। इतना कहकर ज़ैनब ने अपनी मां को घर से निकाल दिया था। मैं ज़ैनब का इलाज एक नफ्सियाती डॉक्टर से करवा रहा हूं। अब वो बेहतर होती जा रही है और जिंदगी अच्छी कटने लगी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।